नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। कहा, जो हमारी थाली तक भोजन पहुंचाना नहीं भूलते, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून के विरोध में केंद्र के साथ लंबी चलेगी किसानों की टकराहट, और अब दिल्ली चलो का किसानों ने कर दिया है ऐलान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर कमलनाथ ने किया है बड़ा दावा और कहा है कि सभी सीटों पर लहराएगा कांग्रेस का परचम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा यहां पर कमलनाथ कर रहे हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद भाजपा को बड़ा झटका वहां लग सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। जो हमारी थाली तक भोजन पहुंचाना नहीं भूलते, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने फिर तीखा हमला बोला और कहा, जो हमारी थाली तक भोजन पहुंचाना नहीं भूलते, हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। वह हमारे लिए अन्न उगाएं और हम उनके लिए आवाज भी न उठाएं। राहुल ने यह बात देश भर के किसानों से वीडियो के जरिए बातचीत करने के बाद कही। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक विभिन्न राज्यों के किसानों से रूबरू होते हुए राहुल ने पूछा कि सरकार ने जो कृषि कानून बनाया है उसके बारे में वे क्या सोचते हैं। चंपारण बिहार के धीरेन्द्र किसान ने बताया कि यह कानून किसान को बर्बाद कर देगा। वहीं पंजाब के किसान सुनील सिंह का कहना था कि जब तक कानून में एमएसपी से नीचे खरीदी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की बात शामिल नहीं होती, तब तक यह कानून किसान के लिए फांसी की सजा से काम नहीं। किसान इस देश की रीढ़ है, जिससे युवा भी है, उद्यमी भी है, सेना भी है और पुलिस भी। राहुल का मानना था कि कृषि संबंधी तीनों विधेयक, जीएसटी और नोटबंदी में कोई अंतर नहीं है। इन तीनों के जरिए देश की रीढ़ पर हमला किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। पहले कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में एक छुरा घोंप दिया गया है। इसके खिलाफ अब बाहर निकलने की जरूरत है। देश बचाना है तो सड़कों पर आना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के विरोध में केंद्र के साथ लंबी चलेगी किसानों की टकराहट, दिल्ली चलो का ऐलान। जी हां दोस्तों, सार पंजाब के किसान संगठनों से रेल रोको का आह्वान। 6 अक्टूबर को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के घर के सामने धरना व उनके इस्तीफे की मांग, और कर्नाटक के किसान संगठनों से केंद्र व राज्य सरकार के किसान विरोधी आंदोलनों द्वारा रोक की अपील की जाएगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब सीधा टकराव होने जा रहा है। AIKSCC ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि किसानों के 3 काले कानूनों को लेकर चल रही टकराहट अब लंबी होने जा रही है। चरणबद्ध तरीके से देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शन होंगे। देश भर के किसान 26-27 नवंबर को दिल्ली चलो में शामिल होंगे। AIKSCC के पदाधिकारी योगेंद्र यादव ने कहा, 2 अक्टूबर से देश भर में किसानों के बड़े विरोध अभियानों की शुरुआत की जाएगी। केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के खिलाफ गांव सभा के प्रस्ताव अपनाएंगे। 14 अक्टूबर को देश के किसान MSP अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार के इस झूठ का खुलासा करेंगे कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। ये सभी विरोध एक राष्ट्रीय विरोध के रूप में 26 व 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में संगठित होंगे। AIKSCC का कहना है कि वे केंद्र सरकार को किसानों के भविष्य व जीविका पर किए जा रहे अमानवीय हमले को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। AIKSCC का संकल्प है कि जब तक देश के किसान नहीं जीत जाते, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ का दावा, सभी सीटों पर लहराएगा कांग्रेस का परचम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने स्वागत किया है। तारीखों की घोषणा होते ही दोनों दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। PCC चीफ और पूर्व CM कमलनाथ ने फौरन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इन सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। आखिरकार मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। PCC चीफ और पूर्व CM कमलनाथ ने इसका स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव की घोषणा का स्वागत है। कांग्रेस इन उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमने अभी तक 24 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। कमलनाथ ने दूसरे ट्वीट में लिखा, कांग्रेस का परचम इन सीटों पर निश्चित लहराएगा और हम भाजपा को इन सीटों पर परास्त करेंगे। यह उपचुनाव जनादेश का अपमान, संवैधानिक मूल्यों और लोकतंत्र की हत्या करने वालों को कड़े जवाब के रूप में होगा। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के बाद असम में व्यापम घोटाला, सुरजेवाला बोले बाजार में पैसे लेकर बेचे गए पेपर। जी हां दोस्तों, भाजपा शासित राज्य में भोपाल के बाद असम से भी व्यापम जैसे घोटाले की खबरें मिल रही हैं। यह घोटाला उन नौकरियों से जुड़ा है जिसके तहत 597 पुलिस सब इंस्पेक्टरों की नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 597 पदों के लिए 66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और वे परीक्षा में बैठे, लेकिन सारे मामले में ग्रहण उस समय लग गया जब इस परीक्षा के प्रश्न पत्र माफियाओं के जरिए खुलेआम बाजारों में पैसे लेकर बेचे गए। यह खबर मिलते ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठा लिया और सरकार पर आरोप लगाया। जिस तरह मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देखरेख में व्यापम घोटाला हुआ, उसी तरह असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की छत्रछाया में यह घोटाला फलता फूलता रहा। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का रोजगार से जुड़ा दूसरा व्यापम घोटाला है। उन्होंने पूछा कि इस मामले में भाजपा नेता डेबन डेका की गिरफ्तारी हुई, लेकिन किसी की सिफारिश पर उन्हें रिहा कर दिया गया। सुरजेवाला ने पूछा कि सरकार बताए कि किसकी सिफारिश पर डेका छूटे और अब वो कहां हैं। राज्य के पूर्व डीआईजी पीके दत्ता का नाम कथित रूप से पेपर लीक में लिया जा रहा है। सरकार बताए कि दत्ता के किस किससे रिश्ते हैं और पुलिस इस कथित घोटाले से जुड़े लोगों को आखिर क्यों नहीं पकड़ रही। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री सोनोवाल, जिनके पास गृह मंत्रालय का भी प्रभार है, के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 6 साल में सेना ने खरीदा 960 करोड़ का खराब गोला बारूद, आ सकती थी 100 तोपें। रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में जब भारतीय सेना चीन के साथ सीमा पर संघर्ष की स्थिति में है, तब सेना में आई एक इंटरनल रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। पिछले 6 साल में सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से जितने रुपए में खराब गोला बारूद खरीदा है, उतने में सेना को करीब 100 आर्टिलरी गन मिल सकती थी। ये दावा सेना के अंतर्गत की गई एक रिपोर्ट में किया गया है, जिसे रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। साल 2014 से 2020 के बीच जो खराब क्वालिटी की गोला बारूद खरीदा गया है, उसकी कीमत करीब 960 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। इतने दाम में 150 mm की मीडियम आर्टिलरी गन सेना को मिल सकती थी। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का संचालन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही होता है और ये दुनिया की सबसे पुरानी सरकारी ऑर्डिनेंस प्रोडक्शन यूनिट में से एक है। इसी के तहत सेना के लिए गोला बारूद बनाया जाता है, जिसकी सेना ने आलोचना की है। जिन प्रोडक्ट में खामी पाई गई है, उनमें 23 mm के एयर डिफेंस शेल, आर्टिलरी शेल, 125 mm का टैंक राउंड समेत अलग अलग कैलिबर की बुलेट शामिल हैं। सेना की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन खराब क्वालिटी के गोला बारूद से न सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ है, बल्कि कई घटनाओं में मानवीय क्षति भी हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खराब क्वालिटी के प्रोडक्शन के कारण जो घटनाएं और मानवीय क्षति होती है, वह औसतन 1 हफ्ते में 1 होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा और एलजेपी के बीच सीटों पर नहीं बनी बात, आज फिर हो सकती है जेपी नड्डा व चिराग पासवान की मुलाकात। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे से पहले एनडीए में जोर आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। गठबंधन में शामिल दल अपने अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने में लगे हैं। यही कारण है कि अभी तक बंटवारा तय नहीं हो पाया है। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की। सीटों के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। अब संभावना है आज मंगलवार को दोनों के बीच फिर से मुलाकात हो। लोजपा के शीर्षस्थ सूत्रों के अनुसार सोमवार को बातचीत में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। हालांकि दोनों ही दलों द्वारा इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच मंगलवार को भी बात होने की उम्मीद है। गौरतलब हो कि एनडीए के घटक दल लोजपा की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार जेडीयू के खिलाफ बयान आ रहा है। जेडीयू की ओर से भी चिराग पासवान को काउंटर किया गया। लोजपा ने यह भी कहा था कि वह विधानसभा की 143 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इन सभी बातों को लेकर एनडीए में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चिराग की कई बैठक में नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया गया। चिराग लगातार नीतीश सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाते रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव बोले, क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा, तो तेजस्वी ने किए 10 वादे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रंग चढ़ना शुरू हो गया है। चुनाव में जनता को अपने पाले में करने दल के राजनेता अपने अपने हिसाब से कोशिशों में जुट गए हैं। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। तेजस्वी यादव जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पार्टी के वादों को बता रहे हैं, वहीं तेज प्रताप यादव पिता लालू प्रसाद यादव की तरह हल्के फुल्के अंदाज में जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। तस्वीरों में तेज प्रताप यादव बिहार के प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा खाते दिख रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने इन तस्वीरों के साथ लिखा है, अरे क्यों खाना है धोखा जब खाने के लिए है लिट्टी चोखा, बूझे कि नहीं बूझे, भारत की मिट्टी और बिहार की लिट्टी बेजोड़ है, अतुल्य है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में बिहार की जनता से 10 सुधार के दावे कर रहे हैं। पहला, होगा खुशहाल किसान, मिलेगी नई पहचान।
दूसरा, बढ़ेंगे उद्योग व व्यापार, बढ़ेगी रोजगार की रफ्तार। तीसरा, मिलेगा सबको उपचार, करेंगे व्यवस्था में सुधार। चौथा, उन्नत शिक्षा का आधार, खोलेगा उन्नति के द्वार। पांचवा, खेलों में बेहतर आयाम, बढ़ाए प्रदेश का नाम। छठा, नई तकनीकी बनेगी शान, काम को बनाएगी आसान। सातवां, इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास, हर जन से जोड़े विश्वास। आठवां, गांव शहर रोशन, खुशहाल होगा हर जन। नौवां, अपराध मुक्त बिहार, निडर रहेगा हर परिवार। और 10वां, सुगम यातायात सबसे जोड़े, साथ यहाँ बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता से वादा कर चुके हैं कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह फैसला सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, राहुल ने किसानों से की बात, कहा पहले पैर में अब दिल में मारी कुल्हाड़ी। जी हां दोस्तों, किसान संगठन और विपक्ष के नेता लगातार कृषि कानून को लेकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को किसानों से बातचीत की। उन्होंने इस कानून को अंग्रेजों का कानून बताया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित सभी राज्यों से केंद्र के किसान विरोधी विधान को नकारने वाले कानून पारित करने को कहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति रेल रोको प्रदर्शन करेगी। पंजाब के जालंधर, अमृतसर, टांडा, मुकेरियां और फिरोजपुर में 24 सितंबर से प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की योजना आज गांधी जयंती के मौके पर बड़ा प्रदर्शन करने की है। वहीं डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात की। कानून का विरोध करते हुए राहुल ने इसे अंग्रेजों का कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए। आज महात्मा गांधी जिंदा होते तो इस कानून का विरोध करते। कांग्रेस नेता ने कहा कि 3 कृषि किसान और नोटबंदी जीएसटी में कोई फर्क नहीं है। पहले पैर में कुल्हाड़ी मारी और अब दिल में चोट की। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि इन्हें ये बात समझ नहीं आएगी, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेजी से घटे कोरोना केस, लेकिन टेस्ट क्वालिटी सवालों के घेरे में। जी हां दोस्तों, बिहार प्रशासन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में व्यस्त है। दूसरी तरफ राज्य में कोरोना से निपटने की रणनीतियों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। महामारी के शुरुआती दिनों में स्वास्थ्य विशेषज्ञ बिहार को लेकर चिंतित थे, क्योंकि यहाँ न सिर्फ भारत की सबसे ज्यादा प्रवासी आबादी रहती है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी ठीक नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में बिहार काफी आगे निकलता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ केसों की संख्या उल्लेखनीय ढंग से कम हो गई है। विशेषज्ञों की राय है रैपिड एंटीजन टेस्ट का व्यापक उपयोग भी केसों में गिरावट का एक कारण हो सकता है, जिसकी विश्वसनीयता पहले से ही सवालों के घेरे में है। अगर सितंबर के पिछले 2 हफ्तों की तुलना अगस्त की इसी अवधि से करें तो राज्य के लगभग सब जिलों में कम केस दर्ज किए गए हैं। जिलेवार आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार के 38 में से 36 जिलों में कोरोना केसों की संख्या कम हो गई है। सबसे ज्यादा गिरावट पटना में दर्ज हुई है। 11 से 23 अगस्त के बीच पटना में जितने केस दर्ज हुए थे, उनकी तुलना में 11 से 23 सितंबर के बीच 1817 केस कम दर्ज हुए। इसके अलावा पश्चिम चंपारण में 1325, बेगूसराय में 1249 और मधुबनी में 1188 कम केस दर्ज हुए। सिर्फ सुपौल और जमुई 2 ऐसे जिले हैं जहां 11 से 23 अगस्त की तुलना में सितंबर की इस अवधि में ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। सुपौल में 270 और जमुई में 53 केस ज्यादा दर्ज हुए हैं। नए केस में ये गिरावट ऐसे समय में दर्ज की गई है जब राज्य सरकार ने कोरोना की रोजाना टेस्टिंग बढ़ा दी है। 11 अगस्त को राज्य में 75,500 टेस्ट हुए थे। 21 सितंबर को एक दिन में होने वाले टेस्ट की संख्या 1.94 लाख रही। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने विश्लेषण किया कि सितंबर और अगस्त के 2 हफ्ते की अवधि में कितने नए केस जुड़े। करते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर को कांग्रेस करेगी किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन, देश भर में होगा विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि विधेयकों के विरोध में कांग्रेस 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस का आयोजन करेगी। इन प्रदर्शनों में देश भर के हर विधानसभा और जिला मुख्यालयों पर धरने और मार्च होंगे। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों से अपील की है कि वे कानून पारित करके इन अत्याचारी विधानों को दरकिनार करने की संभावनाएं तलाशें, ताकि केंद्र द्वारा किसानों पर हो रहे घोर अन्याय को रोका जा सके। कांग्रेस ने कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ सोमवार को विभिन्न राज्यों की राजधानियों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा कि वे इन कानूनों को निष्प्रभावी करने के मकसद से अपने यहाँ कानून पारित करने की संभावनाओं पर विचार करें। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोनिया ने कांग्रेस शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे संविधान के अनुच्छेद 254A के तहत कानून पारित करने के संदर्भ में
गौर करें। वेणुगोपाल ने कहा कि यह अनुच्छेद इन कृषि विरोधी एवं राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने वाले केंद्रीय कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए राज्य विधानसभाओं को कानून पारित करने का अधिकार देता है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकारें हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि संबंधी कानूनों को लेकर सोमवार को सरकार पर फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि किसानों की आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। उन्होंने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मान है। उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यहाँ इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस राज्य सरकारें उठाने जा रहे ये कदम, मोदी सरकार की बढ़ी मुसीबत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मूड बनाया है। एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा है कि वे इस कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए स्वयं कानून पारित करने की संभावना पर विचार करें। पार्टी अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकारों से कहा है कि वे संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत कानून पारित करें। पंजाब सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में इस कानून का पहले से ही कड़ा विरोध हो रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा शुरू से उठाए जा रहे इन कदमों का कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही थी। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने जिस लेख को संदर्भित किया है वह विधानसभाओं को राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने वाले केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए कानून पारित करने की अनुमति देता है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह कदम कांग्रेस शासित राज्यों में कृषि संबंधी कानूनों को खारिज करने और किसान विरोधी प्रावधानों को दरकिनार करने में सफल होगा। इससे इन राज्यों के किसानों को काफी राहत मिलेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा द्वारा किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है और कांग्रेस शासित सरकारों की ओर से एक नया कानून पारित करने के बाद राज्यों के किसानों को इस अन्याय से मुक्ति मिलेगी। वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस सरकारें काम कर रही हैं। इनके अलावा कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का हिस्सा है। इन राज्यों में 1.5 करोड़ से अधिक किसान रहते हैं। कांग्रेस सरकारों के इस कदम से कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच एक नई जंग शुरू हो सकती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसानों से संबंधित 3 विधेयकों को मंजूरी दी गई। राज्यसभा में इन विधेयकों के पारित होने के दौरान विपक्ष की ओर से काफी हंगामा हुआ, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इन विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये तीनों बिल कानून बन गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस, एम्स की रिपोर्ट पर बोली कांग्रेस, बीजेपी का मुंह काला, महाराष्ट्र का अपमान किया। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा खुलासा है। आज तक के पास एम्स की रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। सूत्रों से खबर है कि रिपोर्ट में सुशांत के विसरा में जहर नहीं मिला है। साथ ही रिपोर्ट में मुंबई के कूपर अस्पताल के डॉक्टरों को क्लीन चिट नहीं देने का जिक्र है। रिपोर्ट में कूपर अस्पताल की जांच को और विस्तार से देखने की जरूरत बताई गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि अब एम्स का रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी का मुंह पूरी तरह से काला हो चुका है। बीजेपी का षड्यंत्र बेनकाब हो गया है। गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस ऐसे ही नहीं मिली। मुंबई पुलिस को जिस घिनौने तरीके से बदनाम किया गया, महाराष्ट्र का अपमान किया गया, बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी का मुंह काला होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राजनीतिक इस्तेमाल करने का पाप बीजेपी को महंगा पड़ेगा। 3 एजेंसियों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र में लाया गया। सीआरपीसी और संघ राज्य प्रणाली की धज्जियां उड़ाई गई। बिहार पुलिस का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर लाछन लगाए गए। मोदी सरकार पुरस्कृत गोदी मीडिया ट्रायल की हम भर्त्सना करते हैं। गौरतलब है कि सुशांत केस की सबसे पहली जांच मुंबई पुलिस ने की थी, लेकिन सुशांत के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद सीबीआई जांच चल रही है। सुशांत के परिवार की तरफ से उनके फैमिली वकील विकास सिंह ने सुशांत को मौत से पहले जहर दिए जाने की आशंका जताई थी, लेकिन अब एम्स की रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि सुशांत को किसी तरह का जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती को इस केस में मुख्य आरोपी बताया है। सुशांत केस की 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी कोरोना वैक्सीन।
जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन का परीक्षण कब तक पूरा होगा, इस बात की जानकारी केंद्र सरकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मास्क तथा सैनिटाइजर पर ICMR की गाइडलाइन से अवगत कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाजार में घटिया मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री की शिकायत पर मांगी है। दरअसल कोरोना वायरस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कोरोना वैक्सीन का परीक्षण कब तक पूरा होगा और यह वैक्सीन जनता को कब तक उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि देश में 3 माह तक सफलतापूर्वक लॉकडाउन लागू कराने वाली पुलिस अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू नहीं करा पा रही है। अक्सर देखा जा रहा है कि थाने के बाहर पुलिस के कई लोग स्वयं मास्क नहीं पहन रहे हैं। जब से SSP ने जिलों में टास्क फोर्स गठित किया, सिविल पुलिस गाइडलाइन लागू कराने में रुचि नहीं ले रही है। कोर्ट ने कहा कि जब पुलिस वाले ही नहीं पहनेंगे तो जनता को कैसे बाध्य करेंगे। कहा कि जिन देशों में मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग को कड़ाई से लागू किया गया है, वहां कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कमी आई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।